हेलो हेलो, ये है वीडियो नंबर 73 जब अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। चलो आगे बढ़ते हैं। कल का स्टोरी अपना, कल का मतलब लास्ट वीडियो का अपना स्टोरी था, क्या था कि ग्राहम का स्टोरी, कैथरीन ग्राहम का स्टोरी, जिसमें वो ज़बरदस्ती उसको वॉशिंगटन पोस्ट की सीईओ बना दिया जाता है, पूरा अच्छे से संभालती है। और उसके आगे का स्टोरी देखो। Ego loves this notion, the idea that something is fair or not. Psychologists call it the narcissistic injury when we take personally totally indifferent and objective events. तो ईगो को ये नोशन बहुत पसंद है, ईगो को स्टैंप लगाना बहुत पसंद है कि क्या चीज़ फेयर है और क्या अनफेयर है, कौन सा चीज़ अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ बुरा हो रहा है। बराबर, जो चीज़ ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी ईगो सब्जेक्टिव बना देता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसको अपने को सिचुएशन को डायरेक्ट सिचुएशन जैसा देखने का है, लेकिन उसमें ईगो क्या करता है, अपने आप को डाल देता है कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हुआ, अच्छे लोगों के साथ में ही बुरा क्यों होता है। वो सब नाटक किस करता है, ईगो का। We do that when our sense of self is fragile and dependent on the life going our way all the time. तो हम लोग ये रोना धोना तभी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ है, अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है। वो सब फालतू बकवास सब लोग कब करते हैं, जब सब लोग का लाइफ का कंट्रोल वो लोग ने दूसरे के हाथ में दिया रहता है, और वो लोग ये चीज़ हमेशा सोच के बैठे रहते हैं कि अपने साथ तो हमेशा अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा तो होता नहीं, कभी ना कभी बुरा टाइम भी आता है, कभी ना कभी अच्छा टाइम भी आता है। तो वो है, whether what you are going through is your fault or your problem doesn't matter because it's yours to deal with right now. तो आपके साथ क्या हो रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो चाहे उसमें आपकी गलती है, चाहे वो आपके साथ में हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, आपको खुद डील करने का है। और उसमें किस्मत और बुरा टाइम और ये सब उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। Graham's ego didn't cause her to fail, but if she had won, it certainly would have prevented her from succeeding ever again. तो कैथरीन ग्राम का ईगो तो उसको बर्बाद नहीं किया, लेकिन अगर उसके अंदर ईगो होता भी तो भी उसको वापस से सक्सेसफुल होने नहीं देता, क्योंकि एक के बाद एक जो इवेंट्स आ रहे थे, अगर उसके अंदर ईगो होता तो वो बाकी सबकी बात मान के वो पेंटागन पेपर्स लीक करती नहीं, वो बोलती जाने दो बाबा, सेफ खेलने का है, तो वो वैसा करती थी। लेकिन उसने क्या किया, उल्टा किया। You could say the failure always arrives uninvited, but through our ego. तो अपन बोल सकते हैं कि फेलियर हमेशा अनइनवाइटेड आता है, मतलब कभी भी कोई फेलियर को बुलाता नहीं कि मैं फेल हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ, लेकिन उसमें क्या है, अपने ईगो के थ्रू आता है। फेलियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो लोग बोलते हैं। मतलब क्या, कि हम फेल हो गए, ये हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक कोई भी अपने को फेल नहीं कर सकता। सिचुएशन हो सकता है कि अपन बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन है जहाँ पे अपन थोड़ा पीछे आ चुके हैं, लेकिन पूरा 100% फेलियर हुआ क्या, वो कब पता चलता है, जब हम लोग खुद ही मान जाते हैं, जब हम लोग अपने ईगो से बोल देते हैं कि अरे मैं तो हार गया, मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो सब। What did Graham need through all this? Not swagger, not bluster. Then she needed to be strong. She needed confidence and a willingness to endure, a sense of right and wrong. Purpose. It wasn't about her. It was about preserving her family's legacy, protecting the paper and doing her job. तो ग्राहम को जब उसको तकलीफ था, उस टाइम पे उसको ये सब करने की ज़रूरत थी क्या, उसको स्वैग दिखाने की ज़रूरत थी क्या, उसको ये सब ब्लस्टर वगैरह और चकाचौंध की ज़रूरत थी क्या? नहीं, उसको क्या ज़रूरत थी कि वो स्ट्रांग रहे, और उसको कॉन्फिडेंस चाहिए था, ताकि इतना कॉन्फिडेंस रहे कि वो ये सब तकलीफ को भी एंड्योर कर सके, उसको झेल सके। बराबर, उसको राइट एंड रॉन्ग, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए थी। मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, फेयर हो रहा है कि अनफेयर हो रहा है, वो तो नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उसकी समझ उसको चाहिए थी। और उसका मेन चीज़ क्या था, उसका पर्पस, कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं था कि कैथरीन के साथ में गलत क्यों हो रहा है, कैथरीन का ही हस्बैंड क्यों मर गया, कैथरीन का ही ऐसा क्यों हो गया कि कैथरीन की फैमिली का जो लेगेसी है वो ख़राब हो रहा है। तो उसका मेन चीज़ क्या था कि मेरे को अपने फैमिली का लेगेसी बचा के रखना है, मेरे को जो काम मिला है, सीईओ का काम मिला है, वो चुपचाप करना है। और उसने बोला कि ये क्या है, पेपर को बचाना, वॉशिंगटन पोस्ट जो न्यूज़पेपर था उसको बचाने के बारे में था, उसके बारे में था क्या, नहीं। What about you? Will your ego betray you when things get difficult, or can you proceed without it? तो अपने से ये सवाल है कि अपने ऊपर जब ईगो हावी होगा, जब फेलियर आएगा, तो उस टाइम पे ईगो को अपन अपने ऊपर हावी होने देंगे, या फिर अपन उसके ऊपर जीतेंगे और फिर अपना काम चुपचाप करते रहेंगे। When we face difficulty, particularly public difficulty, doubters, scandals, losses, our friend, the ego will show its true colors. जब अपन तकलीफ में होते हैं, जब अपने को परेशानी होता है, और पब्लिक डिफिकल्टी मतलब ऐसी परेशानी हो रही जिसके बारे में सबको पता है, वो परेशानी के टाइम पे ईगो, अपना जो दोस्त है ईगो, वो ईगो आता है और पूरा कचरा करके रख देता है, पूरा का पूरा असली चेहरा ईगो तभी दिखाता है
जब लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं, जब स्कैंडल्स होते हैं, जब अपने को फंसाने की कोशिश की जाती है, जब अपने को लॉस होता है, उस टाइम पे ईगो आता है अपने चरम सीमा पे। उस टाइम पे अपने को संभालना रहता है ईगो को। Absorbing the negative feedback, ego says, I knew you couldn't do it. Why did you ever try? It claims, this isn't worth it. This isn't fair. This is somebody else's problem. Why don't you come up with a good excuse and wash your hands of this? It tells us we shouldn't have to put up with this. It tells us that we are not the problem. तो जिस टाइम पे अपने साथ में गलत होता है, या जिस टाइम पे लोग अपने को डाउट करते हैं, जिस टाइम पे लोग अपने साथ गलत करते हैं, लोग अपना नाम खराब करते हैं, जब अपने को लॉस होता है, उस टाइम पे ईगो अगर अपने ऊपर हावी है तो कैसे चेक करने का। ईगो क्या बोलता है, देखो ईगो बोलता है कि मुझे तो पता था आप नहीं कर पाओगे, मुझे तो पहले से ही पता था ये चीज़ आपको ट्राई नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ वर्थ इट ही नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए था, दिस इजंट फेयर, ये मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, इतना मेहनत किया और कुछ नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे लोग, बच्चे लोग का ऐसा रहता है, मेरे साथ में जब बच्चे लोग के साथ में बातचीत होता है तो अरे सर इतना मेहनत किया तो भी आपने मार्क्स नहीं दिया, सही हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसमें वो लोग बोलते हैं अरे एफर्ट किया ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया तो सर मार्क्स तो मिलना चाहिए, थोड़ा तो मिलना चाहिए ना, स्टेप का मार्क्स मिलना चाहिए। वो सब फालतूगिरी। वो क्या है कि वो ईगो लोग के ऊपर हावी हो रहा है कि अरे मेरे साथ तो गलत हो रहा है, दिस इज समबडी एल्स प्रॉब्लम। तो ईगो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, किसी और का प्रॉब्लम है, किसी और को डील करना है, तो अपनी क्या जरूरत है बड़बड़ करने का। वाई डोंट यू कम अप विद अ गुड एक्सक्यूज। एक बहाना मार देते, कोई ना कोई बहाना मार के अपना हाथ साफ कर लेते, कौन देखने आ रहा है ये सब, कौन बोलता है? ईगो। और ईगो अपने को बोलता है कि अपने को ये सब झेलने की जरूरत नहीं है, और हम लोग वो प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। दैट इज इट एड्स सेल्फ इंजरी टू एवरी इंजरी यू एक्सपीरियंस। मतलब क्या, जितने बार इंजरी अपने पास आता है, कुछ भी नया अपन एक्सपीरियंस करते हैं, तो ईगो आके उसके अंदर सेल्फ इंजरी डाल देता है कि अरे मैंने तो बोला था कुछ नहीं होगा, मैंने तो बोला था कुछ नहीं हो सकता, अपना कुछ गलती नहीं है, सामने वाले का गलती है, दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना चालू कर देता है। टू पैराफ्रेज एपिक्यूरस, द नार्सिसिस्टिकली inclined live in an unwalled city. The fragile sense of self is constantly under threat. Illusions and accomplishments are not defenses, not when you've got the special sensitive antian trained to receive and create the signals that challenge your precarious balancing act. तो एपिक्यूरस का एक उसका वर्ड था, उसने बोला था अनवॉल्ड सिटी। ऐसा सिटी जो अनवॉल्ड है, मतलब क्या, ऐसा शहर जिसके आसपास कोई सिक्योरिटी के लिए कोई दीवार नहीं बनाया गया है। वैसा ही होता है एक इंसान जिसका ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, जो बहुत कमज़ोर होता है, जो बाहर का कुछ भी सिचुएशन आया तो परेशान हो जाता है, वैसा इंसान रहता है। तो अपने को वैसा नहीं बनना है। इट इज़ अ मिजरेबल वे टू लिव। अगर हम लोग ऐसा जी रहे कि हम लोग ने अपने आसपास कोई गार्ड नहीं बनाया, अपने आसपास कोई सेटअप नहीं बनाया जिससे अपन ईगो से जीत सके, तब तो बाबा भगवान बचाए अपने को। द ईयर बिफोर वॉल्स टुक ओवर द 49ers, they went 2-14. His first year as head coach and general manager, they went 2-14. Can you imagine the disappointment? All the changes, all the work that went into that first year, and to end up in the exact same spot as the incompetent coach who preceded you. That's how most of us would think. And then we'd probably start blaming other people. तो अभी 49ers करके एक टीम था, 49ers टीम का कोच बना वॉल्श। जब भी वो कोच बना तो उस टाइम पे वो लगा स्कोर था 2-14। एक साल उसने हेड कोच का काम किया और एक साल बाद जब वापस स्कोर कार्ड देखने को मिला तो 2-14 सेम ही स्कोर बोर्ड था। तो इसके पहले वाला जो कोच था वही सेम स्कोर इसके एक साल के बाद भी हुआ। तो अभी अगर देखने के लिए जाएंगे तो कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि हमारे पुराने वाले कोच से अपन तो सेम स्कोर रखा है। अगर कोई बाहर से पूछ लेता कि एक साल आपने क्या कोचिंग दिया, रिजल्ट तो वही का वही है, स्कोर तो वही का वही है, तो क्या किया आपने? तो डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हुआ, चलो देखते हैं। Walsh realized he had to look for evidence elsewhere that it was turning around. For him, it was in how the games were being played, the good decisions and the changes that were being made inside the organization. 2 seasons later, they won the Super Bowl and then several more after that. At rock bottom, those victories must have felt like a long way off, which is why you have to be able to see past and through. तो पहला एक साल में तो सेम टू सेम स्कोर था। वॉल्श को अगर वो सामने से पब्लिक बड़बड़ करती और वो उस बात को पर्सनली ले लेता, ईगो उसके ऊपर हावी होता कि मेरा कुछ गलती नहीं बाबा, मैंने तो अपना काम किया, तो क्या होता, पब्लिक बोलती देखो ब्लेम गेम खेल रहा है, इसको अब जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला, शांति रखो, आएगा। तो उसने क्या किया, उसको सामने से दिख रहा था कि मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो गेम के अंदर दिख रहा है, टीम के अंदर दिख रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे गेम खेल रहे हैं, स्कोर वही है लेकिन पहला जैसा बिहेवियर था वैसा बिहेवियर तो नहीं है। तो 2 साल गया और 2 सीजन के बाद
जब वापस से आया तो वो पूरे टीम 49ers ने सुपर बॉल जीत लिया और उसके बाद के और भी सुपर बॉल टूर्नामेंट्स जीता। किसकी वजह से? यही नया कोच वॉल्श की वजह से। स्टार्टिंग में जिसको सब लोग बोले थे सेम टू सेम है, वही आदमी ने पूरा जितवा के दिया। तो स्कोर बोर्ड ही नहीं इंप्रूव किया, सीधा विनर बना के रख दिया, चैंपियंस बना दिया। तो रॉक बॉटम जब भी आता है उस टाइम पे, जब भी रॉक बॉटम अपन हिट करते हैं, मतलब एकदम ही अपने बुरे समय के सामने रहते हैं, उस टाइम पे अपन बहुत तकलीफ में रहते हैं। लेकिन उसी टाइम पे अपने को दूर की सोच रखनी पड़ती है कि अपन अगर मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये टाइम भी निकल जाएगा और अपन विनर बन जाएंगे। तो अपने पास वो उतना नजरिया होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एज गीत वंस ऑब्जर्व्ड, द ग्रेट फीलिंग इज टू सी योरसेल्फ एज मोर देन यू आर एंड टू वैल्यू योरसेल्फ एज लेस देन योर ट्रू वर्थ। तो गीत ने इसके ऊपर एक मस्त कोड बोला है, टू सी योरसेल्फ एज मोर देन यू आर। अपने आप को उतना देखने का कि हम लोग को लग रहा है अभी फिलहाल दुनिया के नज़र में अपन है, उससे 10 गुना ज़्यादा अपने आप को देखना है कि मैं और अकम्प्लिश कर सकता हूँ। लेकिन वैल्यू अगर देखने का है तो जितना एक्चुअल वैल्यू, उससे अपने आप का कम वैल्यू करने का, उससे ईगो अपने ऊपर कम हावी होगा। नहीं तो अगर अपन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिए कि मेरा तो इतना वैल्यू है, चलो पैसा दो, मेरा तो इतना वैल्यू, चलो पगार बढ़ाओ, मेरा तो इतना वैल्यू, चलो और प्रॉफिट दो, तो क्या होगा? फिर अपन धीरे धीरे ईगो के चपेट में आना चालू हो जाएंगे। लेकिन अंदर की बात कि अपन अंदर से ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, अभी जो दुनिया मेरे को जिस तरीके से देख रही है, जो स्टेज पे उसने बैठा है, उससे और दूर तक मैं जा सकता हूँ, उससे और दूर तक मैं जा सकती हूँ। दोनों भी अपने को सोच के चलना चाहिए। मतलब क्या? एज लॉन्ग एज वैल्यू इज कंसर्न, वैल्यू अपने को खुद का कम करना है, उतना वैल्यू नहीं है मेरा ऐसा, लेकिन कहाँ तक मैं जा सकता हूँ पोटेंशियल वाइज अपने को डबल ट्रिपल सोच के चलना पड़ता है कि अभी जो लेवल पे अपन है, इससे डबल ट्रिपल लेवल पे अपन पहुंच जाएंगे। पैसा अपने पास चल के आएगा, नाम अपने पास चल के आएगा, मांगने की गरज नहीं पड़ेगी, बराबर? तो वैसा A good metaphor might be the kind of stock buybacks that Catherine Graham made in the late 70s and 80s. Stock buybacks are controversial. They usually come from a company that is stalled or whose growth is decelerating. With buybacks, a CEO is making a rather incredible statement. She is saying the market is wrong. It's valuing our company so incorrectly and clearly has so little idea where we are heading that we are going to spend the company's precious cash on a bet that they are wrong. तो इसका वापस मेटाफोर अगर देखने के लिए अपन इसके पहले वाली स्टोरी पे जाए, इसके पहले वाले वीडियो में अपन जो कैथरीन की स्टोरी सुनी थी, तो कैथरीन ग्रैहम ने क्या किया, अपने शेयर्स को वापस खरीद लिया। एक बार कंपनी पब्लिक गया, आईपीओ हुआ, आईपीओ के बाद उसने बोला कि मार्केट ऐसा है कि मार्केट मेरे शेयर्स को बरोबर वैल्यू दे नहीं पा रहा है, मेरे को अपना शेयर्स वापस चाहिए। जिस टाइम पे पब्लिक को अक्ल आएगा उस टाइम पे अपना शेयर वापस बेचूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे कंपनी का जितना कैश है, भले मेरे को मेरा कैश जाएगा, लेकिन मैं अपना कंपनी का शेयर्स वापस खरीद लूंगी, ये लोग के हाथ में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसका वैल्यू और भी है। क्योंकि कैथरीन को दिख रहा था कि उसका कंपनी कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, बाकी मार्केट को तो नहीं समझ में आता, लेकिन मार्केट के नज़र से अगर देखते उस टाइम पे, तो कंपनी ने अपना शेयर्स वापस ले लिया, मतलब कंपनी डूबने वाली है ऐसा। लेकिन इसको कैथरीन को पता था कि मेरा जजमेंट परफेक्ट है, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा। तो वो चीज़ है इसका कि अपने को वैल्यूएशन, वही जो बात किया कि वैल्यूएशन के नाम पे उसने कम लिया, उसने बोला नहीं बाबा हमारा वैल्यू नहीं, चलो लाओ आपको दे दो, लेकिन उसको पता था कि हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, हम लोग आगे जाने वाले हैं। Too often, dishonest or egotistical CEOs buy back company stock because they are delusional. बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ईगो में आके बहुत सारे सीईओ ऐसे होते हैं, वो लोग डिल्यूजनल रहते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं हमारा स्टॉक जाएगा, वो लोग को रीजन कुछ नहीं पता होता, वो लोग शेयर्स बाय बैक कर लेते हैं। और बिकॉज दे वांट टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द स्टॉक प्राइस, कुछ सीईओ बहुत शाने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी का शेयर्स वापस खरीद लेते हैं ताकि वो लोग स्टॉक प्राइस को इन्फ्लेट कर सके, बढ़ा सके जबरदस्ती। Conversely, timid or weak CEOs wouldn't even consider betting on themselves. और इसका ऑपोजिट अगर देखेंगे तो ऐसे CEOs जो वीक है, जो टिमिड है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो लोग तो अपने ऊपर बेट ही नहीं लगाएंगे, बोलेंगे एक बार कंपनी आईपीओ चले गया, भाड़ में गया, मेरे पास पैसा आ गया, छोड़ो कंपनी अपना अपना देख लेगी, क्योंकि लोग डरते हैं। लेकिन इन ग्राहम्स केस, कैथरीन का केस में क्या हुआ, शी मेड अ वैल्यू जजमेंट. With Buffett's help, she could see objectively that the market didn't appreciate the true worth of the company's asset. क्योंकि उसके बाजू में कौन था, उसके पास मेंटोर था, कौन, वॉरेन बफे, उसके पास मेंटोर के नाम पे था। तो उसने पहले से ही जज कर लिया कि अभी मार्केट जो वैल्यू दे रही है वो वैल्यू कंपनी को डिजर्विंग जितना है उतना नहीं दे रही है, इसीलिए उसने बायबैक किया। तो ये भी ज़रूरी है अपने को सीखने के लिए कि अपने पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट या एक इंसान जिसको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है, वो अगर रहेगा तो अपन अच्छा खासा आगे जा सकते हैं। She knew that the reputational hits, the learning curve
had all contributed to a suppressed stock price, which, aside from reducing her personal wealth, created a massive opportunity for the company. Over a short period, she would buy nearly 40% of the company's shares at a fraction of what they'd later be worth. The stock that Catherine Graham bought for approximately $20 a share would less than a decade later be worth than more $300. तो उसने बोला कि अगर मैं इस टाइम पे अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोचूंगी तो फिर मेरे को पैसा फ़ायदा नहीं होगा। उसने क्या बोला कि मेरे जेब से पैसा जाएगा चलेगा, कंपनी का शेयर्स अपन अगर आज $20 पर शेयर में खरीदेंगे तो कल को उठ के कंपनी इतना ग्रोथ करेगी कि वही एक शेयर जो $20 में आज अपन बायबैक कर रहे हैं, मार्केट से वापस ले रहे हैं, वो $300 से ज़्यादा जाएगा। मतलब इतना पैसा अपन कमाएंगे जिसका हद नहीं होगा। तो अगर वो बोलती कि नहीं 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 $20 में मैंने बेचा है, मेरे जेब में पैसा आ रहा है, आने दो, तो क्या होता, उसका बेट गलत हो जाता और उसने कंपनी का पैसा डाल के वापस बायबैक किया। बाद में जब बिका तो बिलियनर सीधा सीधा बन गए। तो वैसा हुआ। What both Graham and Walsh were doing was adhering to a set of internal metrics that allowed them to evaluate and gauge their progress, while everyone on the outside was too distracted by the supposed signs of failures or weakness. तो ये लोग ने, ग्राहम और वॉल्श दोनों भी थे। ग्राहम कौन है, कंपनी वाली वॉशिंगटन पोस्ट वाली, वॉल्श कौन है, वो 49ers टीम का कोच। दोनों लोग ने, जब दुनिया वो लोग को फेलियर्स समझ रही थी और दुनिया वो लोग को कमज़ोर समझ रही थी, उस टाइम पे वो लोग ने क्या किया, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दिया और चीज़ों को समझ करके फिर कॉल लिया और उसके बेस पे वो लोग ने क्या किया, अपने डिफ़िकल्टी को टर्न अराउंड कर दिया। दिस इज़ वॉट गाइड्स अस थ्रू डिफ़िकल्टी। यही चीज़ है जो अपने को डिफ़िकल्टी से आगे लेके जाती है। यू माइट नॉट गेट इन टू योर फर्स्ट चॉइस कॉलेज, यू माइट नॉट गेट पिक्ड फॉर द प्रोजेक्ट, और यू माइट get passed over for promotion. Someone might outbid you for the job, your dream house, for the opportunity you feel everything depends on. तो हो सकता है कि आपको आपके चॉइस का कॉलेज ना मिले। कॉलेज अभी ख़त्म हुआ है, पढ़ाई ख़त्म हुआ है, अभी आपको कॉलेज जाना है। हो सकता है आपने जो कॉलेज सोचा है वो ना मिले। हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट के लिए आप सोच रहे हो कि मेरे को प्रोजेक्ट हेड बनाया जाए, हो सकता है वो ना बनाया जाए। हो सकता है कि प्रमोशन आपको ना मिले। हो सकता है कि जॉब में आपको कोई हरा दे। हो सकता है आपको जो ड्रीम घर खरीदना है वो आप ना खरीद पाओ। हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो आपको ना मिले। दिस माइट हैपन टुमारो, ये सिर्फ कल भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि आज से 25 साल भी हो, कभी ना कभी आपको फेलियर तो सिलेक्ट करने मिलेगा ही। हो सकता है 2 मिनट बाद हो सकता है 10 साल बाद हो। वी नो दैट एवरीवन्स एक्सपीरियंसेस फेलियर एंड एडवर्सिटी, that we are all subject to the rules of gravity and averages. What does that all mean? It means we'll face them too. अपने को पता है कि सब लोग के साथ में फेलियर देखने को मिलता है। मतलब क्या है, अपने को भी फेलियर टेस्ट करने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर कभी फेलियर नहीं आएगा। Humble and strong people don't have the same trouble with these troubles that egotists do. अभी इसमें सीखने वाली बात क्या है कि जो ईगो वाले लोग रहते हैं वो लोग को ज़्यादा परेशानी होती है फेलियर के टाइम पे, लेकिन जो हम्बल लोग रहते हैं, हम्बल मतलब क्या, जो शांति से रहते हैं, जो स्ट्रांग लोग रहते हैं, जिसने अपने आसपास ऐसा सेटअप बना के रखा है कि जब कुछ भी तकलीफ आएगा तो अपन कैसे डील करेंगे, वो लोग को कम तकलीफ होता है तकलीफ लेकिन कम होता है। इगोटिस्ट वाले लोग को डबल होता है क्योंकि लोग खुद ही अपने तकलीफ बढ़ा लेते हैं। देयर आर फ्यूअर कंप्लेंट्स एंड फार लेस सेल्फ इमोलेशन। तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कम कंप्लेंट करते हैं और सेल्फ इमोलेशन थोड़ा कम करते हैं कि मेरा गलती है, मेरे वैसे हो गया है। बाहर का भी गलती नहीं देते, खुद का भी गलती कुछ भी नहीं देते। इंस्टेड देयर इज स्टोइक इवन चीयरफुल रेजिलियंस। तो उल्टा, जो लोग ईगो को जितना जानते हैं, जो लोग शांत रह जाते हैं, जो लोग हम्बल रहते हैं, वो लोग के पास होता है रेजिलियंस। वो लोग बोलते हैं कि चलो क्या हुआ, तकलीफ आया ना, देख लेंगे, वैसा रहता है। पिटी इजंट नेसेसरी। वो ना तो दूसरे से दया की भीख मांगते हैं, ना ही खुद अपने ऊपर दया करते हैं। देयर आइडेंटिटी इजंट थ्रेटेंड। एक तकलीफ आने से, एक फेलियर आने से वो लोग का आइडेंटिटी पूरा शेक होता है कि हाँ नहीं। इगोटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं, ये मेरे आइडेंटिटी के ऊपर वार है, मेरे ऊपर हमला किया, आपने कैसे तकलीफ दी। कुछ नहीं। जो लोग हम्बल रहते हैं वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, ये छोटा मोटा है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आता है वो लोग बोलते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम है, अपन देख लेंगे। दे कैन गेट बाय विदाउट कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। उसके लिए वो लोग को दुनिया का कोई तकलीफ की, दुनिया उनके लिए ताली बजाए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया वो लोग को आके बोले अरे अरे आप तो कर लोगे, आप तो जीत लोगे, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस इजेंट वॉट वी आर एस्पायरिंग टू, दिस इज़ वॉट वी आर एस्पायरिंग टू। यही चीज़ अपने को सोचना है कि अपन कैसे इस लेवल पे पहुंचेंगे कि कोई भी कितना भी बड़ा फेलियर आने दो, अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैथरीन और वॉल्श की तरह बनेंगे कि अपने पास ऐसा सेटअप होगा कि अपन अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे। अपने काम के ऊपर फोकस करके अपन ट्राई करेंगे कि फेलियर से बाहर निकलने के लिए। भले ही दुनिया अपने को फेलियर और कमज़ोर समझेगी, लेकिन अपने को अपना प्रोग्रेस दिखना चाहिए कि पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। दिस इज़ वॉट यू आर एस्पायरिंग टू।
और ये तो सक्सेस से ज़्यादा अपने को इसकी गरज है कि सक्सेस आज तो आएगा, लेकिन कल वापस जब फेलियर आएगा तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे वो भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब लाइफ अपने ऊपर हमला करेगी तो उस टाइम पे अपन कैसे बचेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर वो हमले से अपन बाहर कैसे निकलेंगे वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर। इसके लिए चैप्टर दिया है, इसके लिए दोनों स्टोरीज दिया है। चलो नेक्स्ट चैप्टर है अलाइव टाइम और डेड टाइम, तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।